सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों हम चैप्टर 8 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। चैप्टर 8 है क्लास 12 की हिस्ट्री का और पार्ट पहला हमें इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट पे जो फोकस करा गया है वो फोकस करा गया है कि जिस समय मुगलों का टाइम पीरियड भारत के अंदर था, वैसे तो मुगल 16th सेंचुरी यानी कि 1526 के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ पानीपत के बाद पूरे भारत के अंदर इन्होंने अपना पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। उसके बाद भारत के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में अकबर के टाइम पीरियड तक, लास्ट जहांगीर भी, औरंगजेब भी, फिर बहादुर शाह जफर, इस टाइम पीरियड तक पूरे समाज के अंदर जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो किसान थे और किसान से जुड़े हुए राज्य थे, उस समय समाज किस प्रकार का था उसके बारे में बेसिकली 16 और 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड इसमें बताने की कोशिश करी गई है। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं चैप्टर में बेसिक क्या क्या है। मैं कोशिश करूंगा आपको टर्म से रूबरू जरूर करवाऊं, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारे शब्दों को अलग तरीके से बोला जाता था और इंग्लिश में अलग तरीके से बोला जाता है, हिंदी में अलग तरीके से बोला जाता है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज का फायदा ये है कि बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषाओं में इसको बताया गया है, तो इसीलिए अगर आप सभी लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम पीडीएफ फॉर्म के लिए, टेलीग्राम, और साथ में आप हमारे साथ हमारे प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है? एगेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। मुगल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एगेरियन रिलेशनशिप मेड अप रूरल सोसाइटी। मुगलों का जो इतिहास है वो भारत की एगेरियन सोसाइटी, कृषि समाज में उनका संबंध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी लोगों ने एगेरियन सोसाइटी के अंदर, कृषि समाज के अंदर अपना रोल बखूबी दिया। किसी ने नहर बनवाए, किसी ने बांध बनवाए, किसी ने व्यवस्थाओं को और अच्छा करा, किसी ने टैक्स के सिस्टम को बढ़ाया। सबका अलग अलग हमें सिस्टम देखने को मिलता रहा। अब दोस्तों यहाँ पे मेन बात ये बताया गया है कि ज़्यादातर क्या होता है, एजेंट ऑफ द स्टेट। एजेंट ऑफ द स्टेट का मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि पूरे के पूरे राज्य के अंदर ज़्यादातर फोकस किन पे रहता है? ज़्यादातर फोकस रहता है रेवेन्यू एक्सेसर पर, कलेक्टर पर, रिकॉर्ड्स कीपर पर, और उसके बाद किस तरीके से कौन सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है और कौन खेती की चीज़ों को इंश्योर कर रहा है कि क्या चीज़ कैसे तय की जानी चाहिए। तो मैनी क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल, ट्रेड, मनी एंड मार्केट, एंटर्ड द विलेज एंड लिंक द एग्रीकल्चर एरिया विद द टाउन। देखो, अगर मान लो कि किसी राजा को टैक्स लेना है तो उसको एरिया को मैपिंग करना जरूरी है। मैपिंग के साथ उसको ये पता लगाना जरूरी है कि अगर यहाँ पे ये मिट्टी है तो यहाँ पे ये फसल लगाई जा सकती है। ये फसल लगाई जा सकती है तो इसका मार्केट में दाम क्या होगा, मार्केट में दाम क्या होगा तो उस हिसाब से टैक्स भी बताना सरकार का काम होता है। इस तरीके से पूरे के पूरे साम्राज्य में जहाँ जहाँ पर भी मुगलों का टाइम पीरियड था, उन्होंने पता लगाया कि क्रॉप्स किस तरीके से ग्रोन करी जाती है, उसे कैसे बेचा जाएगा, ट्रेड में कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, मनी मार्केट में कैसे एंटर होगा, विलेज में कैसे पहुंचेगा, साथ में एग्रीकल्चर सोसाइटी किस तरीके से दूसरे टाउन्स के एरिया से कनेक्ट होगा। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर। देख रहे हो, उस समय पे इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए कलेक्टर ऑफिसर रखा जाता था उस समय। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी, चाहे हमने ट्रैवलर्स की बुक पढ़ी, चाहे हमने हिस्टोरियंस की बुक पढ़ी, चाहे हमने उस समय पे लिखी हुई किताबें जैसे आईने अकबरी, अकबरनामा, शाहजहांनामा, अमिलगिरी नामा, ऐसी जितनी बुक्स थी उनसे पढ़ के हमने ये पता लगाया कि कृषि समाज उस समय कैसा हुआ करता होगा। तो इसीलिए पीजेंट एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज़्यादातर किसान उस समय पे सीजनल टास्क किया करते थे। सीजनल टास्क का मतलब ज़्यादातर मिट्टी को ठीक ठाक करते रहना, बीज को बोना, फसलों को काटना, फिर दोबारा उगाना। उस समय मल्टीपल क्रॉपिंग पे फोकस थोड़ा बहुत होता था, लेकिन साथ साथ में फसलें दो ही एक साल में दो ही फसलें लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। आज के टाइम पे तो इंसान दो क्या कहते हैं फसलें ले लेता था। उस समय सबसे ज़्यादा महंगी फसल शुगर और ऑयल मानी जाती थी। डिपेंड करता था कि उस समय टोपोग्राफी किस किस हिसाब से, वहाँ पे बहुत सारे ड्राई लैंड भी थे, साथ साथ में वहाँ पे हिली रीजन भी थे जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, साथ साथ में फर्टिलाइज लैंड था। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वहाँ की ज़मीन काफ़ी अच्छी तरीके से फर्टिलाइज भी थी और फॉरेस्ट एरिया भी था। इवन बाबर ने तो अपनी बुक के अंदर ये मेंशन करा
ये फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर घुसपैठियों को रहने की जगह मिलती है और ऊपर से उन जंगलों के अंदर घुसने के बाद हमें टैक्स भी नहीं मिलता है, तो इसलिए फॉरेस्ट एरिया भी उस समय पे हमें देखने को मिलता है। तो जब फॉरेस्ट में होगा तो उस समय ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते होंगे, उनके चीफ कैसे होते होंगे, उनका संबंध मुगलों के साथ कैसा था, क्या लड़ाइयाँ होती थी या नहीं होती थी। जहाँ पे फर्टिलाइज प्लेस है उस समय पे ज़मींदार या किसान या शेयर क्रॉपर्स या जो भी और भी टाइप के लोग होते होंगे, उनका क्या सिस्टम होता होगा, सब कुछ हमें जानने की ज़रूरत है। अब 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में अगर हम जाने तो हमें कैसे पता चलता है। नंबर 1, आईने अकबरी की कुछ बुक्स है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी और इसके बारे में क्लास चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बट आपकी किस्मत ख़राब है कि इस बार का चैप्टर 9 जो मुगलों से चैप्टर से रिलेटेड है वो डिलीट कर दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए पर डिलीट है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिले, वो रिकॉर्ड्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उस समय की सोसाइटी को समझने के लिए। उसके बाद मुगल अपने बारे में बुरा कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड आया फिर तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें रिकॉर्ड्स मिलने चालू हो गए। तो ये 3 तरीके हैं ऑफिशियल बेस पे जिनसे हमें कृषि समाज के बारे में बहुत बाखूबी और बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। उसके साथ साथ आईने अकबरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल वाज द आईने अकबरी ऑथर्ड बाय द अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी हमें से फ़ायदा क्या होता है पढ़ने के लिए, आप कह सकते हो कि उस समय हमें इन रिकॉर्ड से पता चलता होगा किसान के बीच में, ज़मींदार के बीच में, और उस समय राज्य के अंदर कामकाज कैसे चलता होगा। अगर ज़मींदार था तो किस तरीके से करप्शन करता था, किस तरीके से पैसे की चोरी करता था, समाज में काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमें पता चलता था। दे गिव अस एन इनसाइट इनटू द पीजेंट परसेप्शन एंड देयर एक्सपेक्टेशन ऑन द फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट। ये उस समय की किसान की धारणाओं को बताता होगा कि किस तरीके से राज्य उनके प्रति फेयरफुल है कि नहीं, मतलब सॉरी वो निष्पक्ष है कि नहीं, मतलब कहने का मतलब है फेयरनेस है कि नहीं। उस समय से हमें पता चलता होगा कि क्या पता किसान के साथ आज से बुरा हो रहा है, पहले से बुरा होता आ रहा है। दूसरी बात, किताब के अंदर किसानों के अलग अलग मीनिंग दे रखे हैं, जैसे रैयत, मुजरियान, किसान, असामी। रैयत एक शब्द है, उर्दू शब्द है रैयत, उसे किसान ही कहा जाता है। मुजरियान शब्द पर्शियन वर्ड है, किसान हिंदी वर्ड है। असामी शब्द उन किसानों के लिए यूज होता है जो उस समय पे आप कह सकते हो बड़े बड़े जमींदार टाइप लोग होते थे। हमने पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, पता है आपको, हमने पहले वाले चैप्टर में स्मॉल पीजेंट और लार्ज लैंड ओनर्स को हमने तमिल लैंग्वेज के अंदर फ्लोमैन यानी कि उजवार और स्लेव्स यानी कि अनिमी ऐसे हमने नाम दिए थे। लार्ज लैंड ओनर का नाम विलार्स होता था। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी थी, लेकिन आपको कुछ इन वर्ड्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये वो किसान हैं जो नाम से डोमिनेट होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। 2 टाइप ऑफ किसान, खुदकश किसान। खुदकश किसान वो होता है जो गांव में ही निवास करता है और अपनी ही ज़मीन पर खेती करता है, जबकि फाइकस किसान वो किसान होता है जो गांव का निवासी नहीं होता है पर एग्रीकल्चर करने के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। जैसे आज की डेट में लेबर्स माइग्रेट होके यूपी बिहार से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, ऐसे कोलकाता, बैंगलोर चली जाती है काम धंधे की तलाश में। तो ऐसी फाइकस किसान भी होते थे जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़मीन पर कल्टीवेशन किया करते थे, खेती किया करते थे। अब काइंड्स ऑफ पीजेंट भी अलग अलग है, किसानों के भी टाइप अलग है। जिन गुजरात में किसानों की ज़मीन 6 एकड़ से ज़्यादा होती थी, बंगाल में 5 एकड़ से ज़्यादा होती थी और कहीं कहीं पर 10 एकड़ से ज़्यादा भी होती थी, उन किसानों को आसामी कहा गया। अब एकड़ में कितने गज होते हैं, कितने बीघा होते हैं, कितने सेंटीमीटर होता है, कितना किलोमीटर में होता है, यू नीड टू फाइंड दिस ऑन द गूगल। हमने बस आपको बताना है कि उस समय एग्रीन सोसाइटी के अंदर समाज में ज़मींदार, किसान और उनके बीच का रिलेशन कैसे था और राज्य में उनके बीच में संबंध कैसे बन रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।